बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब के इतने मैसेजेस आए हैं कि मुझे ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनानी पड़ गई है। तो ज़रा हम एक ऑडिटर का पर्सपेक्टिव लेते हैं एजुकेशन स्कीम 2025 पे और ज़रा देखते हैं कि हम इसका ऑडिट कितनी एफिशिएंसी और कितनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ कर सकते हैं। ठीक है। शेपिंग फ्यूचर एंड बिजनेस फाइनेंस लीडर्स ये नहीं सोचते कभी ये कि इतना जुल्म बच्चों पे क्या किया जाए कि हमेशा पेपर्स के करीब, और अब तो वैसे हद ही हो गई है कि पेपर्स के दरमियान ऐसी चीज़ लॉन्च करके बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन, पैनिक वगैरह फैला रहे हैं। बट आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्यूचर बिजनेस एंड फ्यूचर लीडर्स ये पैनिक फैलाने के लिए बहुत माने जाएंगे। ज़रा हम इसको वर्ड टू वर्ड लेके चलते हैं, बिकॉज इन ऑल माई टाइम इन ऑडिट डिपार्टमेंट मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने चीज़ सीखी है कि जो चीज़ लिखी हो उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। ठीक है ना। क्वेश्चन हम आप अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चन में जहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुरू होती है वहाँ से शुरू कर देते हैं और आप ऊपर ये पढ़ना भूल जाते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस ऊपर लिखी होती है अक्सर। तो आप कभी भी रिटन वर्ड्स को छोड़ के सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जाएं या उस चीज़ पे जाएं जिसको आपका पढ़ने का दिल करता है और बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। तो जब तक 100% की चीज़ को नहीं पढ़ा जाएगा ना उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, ना आपको फिर उसके अंदर फिर आपको फिर यही लगेगा कि गलत हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है वगैरह वगैरह। तो पढ़ लेते हैं मैसेज फ्रॉम चेयरमैन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी। ठीक है, देख लेते हैं कि चेयरमैन साहब क्या कहना चाहते हैं। डियर इस्टीम्ड मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स एंड प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अब ये चेयरमैन का जो पैगाम है ये सिर्फ मेंबर्स के लिए या आपके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है या आपके सिर्फ कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो हमसे वो अगर मुखातिब हैं तो उनके साथ ज़्यादती होगी अगर हम ये ना पढ़ें। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन स्कीम 2025, अ लैंडमार्क इनिशिएटिव that underscores our unwavering commitment to excellence in professional accountancy education and to equipping our students with the skills necessary for the future। ठीक है, और फ्यूचर क्या है? पैनिक। सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन क्या किया जा सकता है। This scheme is central to our strategy of ensuring that chartered accountant qualification remains a leading national credential and continues to meet the highest international standards। मान लेते हैं Education Scheme 2025 represents a comprehensive review of all aspects of our education, examination, training and related delivery models. This includes an evaluation of study tools, all aimed at creating a more effective and future-oriented qualification। मान लेते हैं The council formally approved the structure of this scheme during its 387th meeting held on July 19, 2024। ठीक है, ये चीज़ याद रखें कि ये चीज़ उन्होंने अप्रूव कर दी थी मीटिंग में जो कि जुलाई में हुई थी। वो इसको जुलाई में निकाल सकते थे, वो इसको अगस्त में निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो बात आ जाती है, शफीक मेरी बात सुनो, तुम ये स्कीम जुलाई में भी निकाल सकते थे, अगस्त में भी निकाल सकते थे, तुम्हारा ये सितंबर में मिड पेपर्स निकालने का कोई हक नहीं बनता था। लेकिन शफीक साहब ने पहले भी कभी किसी की नहीं सुनी और अब भी किसी की नहीं सुनेंगे। The Institute of Chartered Accountants of Pakistan remains steadfast in its mission to foster professional competence and relevance। रेलिवेंस की बात जहाँ तक आती है तो हादसा निकल जाता है। Our members and students are empowered to contribute significantly to local and global businesses and economies, uphold public interest, ensure ethical practices, and champion responsible business products। ठीक है, वो इसको ethical practices और
एथिकल प्रैक्टिसेस भी, थोड़ी सी एथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हमारा आई कैप बहुत अच्छा है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। In pursuit of these goals, the institute undertook an extensive review of the current CA qualification, aligning it with the International Federation of Accountants Education Standards and global best practices. We also sought valuable insights from key stakeholders across academia, practice and industry. ठीक है, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे कि एकेडेमिया, हमारे कॉलेजेस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, और इंडस्ट्री। एजुकेशन स्कीम 2025 retains a strong focus on traditional CA professional competence while simultaneously enhancing skills in technology, artificial intelligence, governance, value creation competencies and sustainability। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा प्रोफेशन ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, इस वजह से उनको ये करना पड़ा है। The dual focus ensures that our graduates are well equipped to meet the evolving demands of the modern workplace. One of the core objectives of this scheme is to facilitate the entry of quality students into CA program. Entry of quality students into CA program. ये आउटपुट की बात नहीं कर रहे, ये इनपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि सिर्फ अच्छे बच्चे, मतलब हर कोई मुंह उठा के सीए में ना आ जाए, सिर्फ वो लोग आएँ जो कि वाकई ये डिज़र्व करते हैं कि वो सीए में आएँ और आके वो सीए का नाम ख़राब ना करें। ठीक है, ensuring the process they possess the necessary competencies and skills from the outset। ठीक है, वो necessary competencies रखते हों। This will be achieved through curriculum realization, innovative examination methods, enhanced study tools and advanced education delivery models। ठीक है, वो कहते हैं कि हम ये चीज़ें जो हैं वो लोगों में इंट्रोड्यूस करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, the silent features of 2025 scheme along with the detailed flow of the qualification and guiding principles are presented in this document। The deliberations on the detailed curriculum and transitional provisions are ongoing। ठीक है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया ये पढ़ के, हमने इधर से अंदाज़ा लगा लिया है कि ये सिनारियो आपको ये बताता है कि अभी डिटेल्ड करिकुलम एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये जो लोग कहते रहते हैं ना, मेरा ये वाला पेपर पास हो गया है, मेरा ये वाला पेपर एग्जाम हो जाएगा कि नहीं होगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा एमएसए पास है क्या मेरी शादी हो जाएगी, क्या मेरा सीफे पास है क्या मेरी 4 शादियाँ हो जाएंगी, ये चीज़ें अभी आई कैप ने नहीं बताई। ऑन गोइंग, अभी आई कैप को भी नहीं पता। एंड विल बी शेयर्ड वंस फाइनलाइज्ड, वो कब होगा कोई पता नहीं। तो जो बच्चे कह रहे हैं ना, हाय स्कीम आ जाएगी मार्च में, हम तो मर गए, लुट गए वगैरह वगैरह, अभी तो भाई उनको भी नहीं पता, तो वो आपको क्या बताएं। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत बुरी चीज़ है जो कि आई कैप ने आपके सर पे मारी है। द कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स एंड इन्वाइट कमेंट्स एंड फीडबैक्स। ये लाइन आप लोगों के लिए ज़रूरी है और मैं 100% कह सकता हूँ कि अभी तक ये लाइन किसी ने नहीं पढ़ी। पिछली दफ़ा भी क्या हुआ था, स्कीम 2021 का एक्सपोजर ड्राफ्ट आया, आई कैप ने कहा कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को कमेंट्स करने के लिए इनवाइट करते हैं। बच्चों को बुलाया गया आई कैप पे बच्चे बैठे आई कैप जाके ऑडिटोरियम में, और क्या सवाल हुए, सर इंट्रो एग्जाम हो जाएगी तो मैं FAR 1 रख लूँ। अब ये आई कैप का प्रेसिडेंट आपको बताएगा कि आप FAR 1 रखो या ना रखो। ज़रा खुद सोचें इस चीज़ को कि वो क्या चाह रहे हैं और हम उनको एंड पे क्या दे रहे हैं। बच्चे रौला डाल रहे, मैं वहीं पे बैठा हुआ था, 150 के करीब बच्चे थे वहाँ पे ऑडिटोरियम में, और हर कोई इस तरह की बातें किए जा रहा था। तो फिर मैं इस चीज़ पे फिर यही कहूँगा कि जब बच्चों ने हल नहीं निकालना, सिर्फ तनकीद करनी है, सिर्फ उन्होंने रौला डालना है, तो फिर उनके सर के ऊपर कोई भी चीज़ ला के फेंक दी जाए आई कैप, तो फिर आई कैप को यही मौका मिलेगा ना कि वो कोई भी स्कीम आउटरेजियस किस्म की स्कीम निकाल के आपके सर पे डाल दे। आप लोगों ने तो सिर्फ रौला डालना है, 2-4 दिन रोना है और उसके बाद चुप करके बैठ जाना है। फीडबैक किसी एक का भी नहीं आया।
The exposure to amended bylaws and directives will also be made available in due course for further comments. इसके अलावा भी वो डायरेक्टिव, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पीआरसी के अलग डायरेक्टिव्स दिए थे, कैफ के अलग डायरेक्टिव्स दिए थे, एफएक्यूज अलग थे, उनके एग्जेम्पशंस अलग से थी, तो इस तरीके के डायरेक्टिव्स आएंगे और वो आपके सर पे मुसल्लत नहीं किए जाएंगे, उन पे आपने कमेंट्स देने हैं, रौले नहीं डालने कि मैं ये वाला पेपर दे दूँ वो वाला पेपर दे दूँ, ठीक है। I would like to express my deepest appreciation to the members of Education and Training Committee 2023 and 24 and 25 for their invaluable contribution to making this scheme a reality. My gratitude also extends to all who participated in surveys and discussions, contributing to the development of the scheme. A special thank you to the Secretary of ICAP, the Education Department, including the Director of Education and Executive Director of Education for their tireless efforts, extensive research and outreach that made this scheme possible. I also thank the President, Vice President and my fellow Council League colleagues for their detailed deliberations and valuable contribution to the scheme. ठीक है बच्चों, इस शेर में शायर ने कहा है कि ये फुल एंड फाइनल स्कीम नहीं है, इस पे कमेंट्स लिए जाएंगे बशर्ते कोई कमेंट्स दे। उन्होंने ये कहा है कि हम फीडबैक लेंगे, उन्होंने ये कहा है हम कमेंट्स लेंगे। ये कमेंट्स वो कमेंट्स नहीं है कि आप फेसबुक पे जाके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि आईकैप ने ज़्यादती कर दी है, हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया है। ये कमेंट्स वो हैं कि आप आईकैप को बताएं कि आपकी स्कीम के अंदर ये मसला है अगर कोई हो, और इसको हल किस तरीके से किया जाए। देखें, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसका हल अपने से निकाल के अगले को देना बहुत मुश्किल है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे उसने डिस्टिंक्टिव फीचर्स बता दिए हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव समरी भी कहा जा सकता है, की स्टेजेस बता दिए हैं, एंट्री डाउट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए। इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आप सब सीए में हैं। पीआरसी का बता दिया है, कैफ का बता दिया है, सीफैप का बता दिया है, एंड स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का बता दिया। माइंड यू, इन्होंने एमएसए का नाम नहीं लिया यहाँ पे, सो आई एम गेसिंग कि स्ट्रेटेजिक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ लाइक एमएसए, बट लेट्स सी क्या कहते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, जिसको आप आर्टिकलशिप कहते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज कौन कौन से हैं? सारे बच्चे पीपीएमएस ऑफिस कह के चुप कर जाएंगे। डेटा एनालिटिक्स किसने बोलना है? एग्जेम्पशंस क्या होंगी? अब ये देखना है कि ये एग्जेम्पशंस, ये कुछ बच्चों को बड़ा कहते हैं, एक होता है क्रेज़ होता है, मेरा ये वाला पेपर पास है तो मुझे ये पेपर में एग्जेम्पशन मिलेगी। बच्चों, उसे एग्जेम्पशन नहीं कहा जाता। जब इस तरीके से स्कीम में आपको एग्जेम्पशन दी जाती है तो वो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस करके जो बच्चा सीए में आ रहा होता है उसके लिए एग्जेम्पशंस की बात होती है। आपके लिए वो एग्जेम्पशन नहीं, ट्रांजिशन होती है। पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन, जिसको पहले सीपीडीआर्स कहा जाता था, अब वो सीपीडी को क्या बनाते हैं, या ये सीए का पार्ट है या क्या है, लेट्स सी। एजुकेशन स्कीम चार्ट फ्लो चार्ट, ठीक है, आपने किस तरीके से पढ़ना है, मतलब एंट्री लेवल क्या होगा, उसके बाद 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 6 फुट कबर ऊपर स्लैब में, और फिर सूरह बकरा का आखिरी रुकू। बिस्मिल्लाह करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट भी उन्होंने हाईलाइट करके दे दिया है। दिस अनाउंसमेंट इज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म रेसिपिएंट्स एंड सोलिसिट देयर कमेंट्स। उनके कमेंट्स लेने के लिए हमने ये अनाउंसमेंट की है। हमने बच्चों को ये नहीं कहा कि भाई आप ये देखें कि मैंने सीएमए का पेपर देने के नहीं देना है, सीएमए का नाम चेंज हो गया, कि F3 तो सीएमए होता था, कि F3 सीएमए होता था, मुझे भी पता है। प्लीज नोट दैट द डॉक्यूमेंट इज provisional and may be amended in the bylaws subject to the approval of federal government in due course। यहां से देखें, सबसे पहला वर्ड है कीवर्ड प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है कि अमेंडेबल है, चेंजेबल है, इसको रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। जिन जिन लोगों के घर गाड़ियां हैं या कहते हैं कोई व्हीकल्स वगैरह हैं, उनकी कॉपी पे लिखा हुआ, कभी जब देखिएगा रजिस्ट्रेशन इज प्रोविजनल लिखा होता है उसके ऊपर, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी की जा सकती है। मे बी अमेंडेड इन द बायलॉज, अमेंड किया जा सकता है इसे। सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है
मुझे नहीं पसंद आया ये वाली चीज़ चेंज कर दो, तो फिर वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टिंक्टिव हाइलाइट्स या एग्जेक्टिव समरी जिसे कहा जा सकता है कि बच्चे ये पढ़ के तो अद्दी पजद्दी कहते हैं चीज़ देख लें कि हाँ भाई ये हो रहा है, और फिर अपने स्टेटस पे लगा दें कि ICAP ने हमारे साथ ये ज़्यादती कर दिया, ICAP ने वो कर दिया, ये उसके लिए है। द टोटल नंबर ऑफ CA क्वालिफिकेशन कितने हैं पेपर्स इन CA क्वालिफिकेशन हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। क्या बात है, ICAP ने कम कर दिए पेपर, क्या बात है, चस आ गई है ना, 3 पेपर्स कम कर दिए ICAP ने। ICAP ने तो कहा था कि ऑडिट की किताब ले जाए बंदा पेपर में, ICAP ने कहा था अकाउंटिंग की किताब ले जाए बंदा पेपर में। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पेपर में किताब लेके जाएं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये ICAP का चैलेंज होता है कि किताब खोल के पास करके दिखाएं। ये अगर उन्होंने 21 से 18 किए हैं तो इसका मतलब है कि 18 इन 21 के बराबर हैं। Additionally, the number of PRC papers has been reduced from 5 to 3, focusing on essential competencies while maintaining rigor. सही किया है। इनिशियल जो आपका लेवल होता है उसके ऊपर 5 पेपर्स ज़्यादा थे, उसके अंदर 5 नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, तो उसको 5 से 3 कर दिया है और इस चीज़ को मेंटेन किया है कि बच्चे वो चीज़ सीखें जिसको आगे जाके जिसकी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको शुरू में समझा दें, जिस चीज़ की थोड़ी कम ज़रूरत पड़नी है वो अगले किसी सब्जेक्ट के अंदर मर्ज करके दे दें। ठीक है, तो ये अच्छा किया है। अब मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, तो मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, देख लेते हैं। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स in place of business writing and comprehension skills, paper of PRC, a more effective mechanism will be introduced यानी कि BWCS को निकाल दिया है, उसकी जगह क्या लेके आए हैं अभी तक कोई पता नहीं। ठीक है, data systems and risk paper has been introduced in CAF, recognizing the increasing importance of technology and risk management in modern accounting practices and ensuring that candidates are well equipped for contemporary challenges। ठीक है, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क, मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकली इस चीज़ की एग्जांपल देता हूँ। कुछ बच्चे आर्टिकलशिप के दरमियान CA क्वालिफाई कर लेते हैं और वो बच्चे निकल जाते हैं मार्केट में, वो नए ACA बने होते हैं। अब देखें, कोई बंदा ACA है तो उसकी कॉम्पिटेंसीज पे शक करना ही नहीं बनता। एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता ही वो है जिसको कुछ आता हो। क्या वो मार्केट के बड़े बड़े जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं उनके साथ compete कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। मसला अब यहाँ पे आ जाता है कि 3 जनरेशन्स बन चुकी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। एक वो पुराने बाबे लोग जो इतने पुराने हो गए हैं कि उनको लिंक पूछने के लिए अपने किसी ट्रेनिंग को पूछना पड़ता है कि बेटा लिंक कैसे लगाते हैं। उसके बाद जो नए नए बच्चे हैं उनको लिंक्स लगाने आते हैं, उनको काम नहीं करना आता पूरी तरीके से। ठीक है ना, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो बाबों के पास है। वो बाबे लोग आपके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ के तो सीधा जिस एरिया में आपने डंडी मारी है वो बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे डंडी मारी है और ये वाली डंडी मारी होगी आपने। ठीक है ना, आपकी आंखों को पढ़ के बता देते हैं कि बेटा मेरे पास तुम आए हो लेकिन तुम्हें मैंने कंफर्मेशन भेजने का कहा था, लगता नहीं कि तुमने भेजी होगी। ठीक है ना, वो ये चीज़ पढ़ लेते हैं। और उसके बाद एक मिडिल की जनरेशन आती है, वो लोग इन दोनों का मिक्सचर है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें नए नए बच्चे के पास नहीं होती। ये चीज़ें पुराने बापों के पास भी नहीं होती। ये होती किसके पास है? जो इंडस्ट्री में रगड़ा खा के बैठा हो। तो ये डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क का जो ये कहते हैं निकालना चाह रहे हैं, मेरा आई एम गेसिंग कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपके ऑडिट के प्रोफेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन के अंदर इस तरीके से मिला देना चाहते हैं कि लोग फिर ये ना कहें। मैं पिछले साल में कहते हैं ईयर एंड पे ICAP का हुआ था, एक डेटा एनालिटिक्स का हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उस पर गया था। तो वहाँ पे बताया गया था कि जो लोग समझते हैं कि
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब छीन लेगी, पार्टली ट्रू है, लेकिन आपकी जॉब नहीं छीनी जाएगी, आपका जॉब करने का तरीका छीना जाएगा। जो इंसान खुद को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा, खुद को अडेप्ट नहीं कर सकेगा टेक्नोलॉजी के कहते हैं साथ, वो बंदा रगड़ा जाएगा। ठीक है ना। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर सके, वो लोग रगड़े जाएंगे। फिर आगे पढ़ लेते हैं, इससे पहले कि मैं ज़्यादा जज्बाती हो जाऊँ। कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ को मर्ज कर दिया गया है। क्या बात है भाई। अब कुछ अरसे बाद ये कहेंगे कि कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ को हमने अलग-अलग कर दिया और ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मतलब ये हर कुछ अरसे बाद करते रहेंगे। ठीक है ना। अब जो है IAS भी वेले बैठे होते थे, इन्होंने कहा कि कुछ उखाड़ना है। इन्होंने मीटिंग्स बुलाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, बहुत कुछ किया और उसके बाद इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रख दिया। ये भी वही चीज़ लग रही है मुझे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैफ एग्जामिनेशन इज प्लान टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। ठीक है। हर कैफ के एग्जाम जो थे हर 6 महीने बाद होते थे, मार्च में और सितंबर में। ICAP चाहता है कि उसकी तादाद को बढ़ा दिया जाए। किया भी जा सकता है, लेकिन उसका तरीका फिर ये है कि आपको कंप्यूटर पे पेपर देना पड़ेगा, माई गेस। ठीक है। जो एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई है, मैं ऊपर कहना भूल गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी बात की है, कंट्रोल A दबा के कंट्रोल J नहीं दबा सकेगी यहाँ पे। क्या बात है ICAP वाली भी। खैर आगे आ जाते हैं। ICAP's assessment of hands-on courses of PP and MS Office through third-party involvement is planned to ensure independent assessment and enhance practical and soft development skills, scholastic development with result included in candidates transcript. अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आई, इसका मतलब है कि इनका पेपर हुआ करेगा। अब वो ICAP पेपर लेता है या नहीं लेता, आई डोंट थिंक कि ICAP पेपर लेगा इसका। इसकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, ICAP भी पेपर ले सकता है इसका। ठीक है ना। बिटवीन कॉलेज एंड द स्टूडेंट, ICAP इज अ थर्ड पार्टी, तो ICAP इसका पेपर ले सकता है। ICAP's असेसमेंट ऑफ हैंड्स ऑन कितने कोर्सेज थ्रू, अच्छा जी ठीक है, ICAP की असेसमेंट है, ICAP ने खुद ही बता दिया है। PP और MS ऑफिस का पेपर होगा और वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर शामिल होगा, जैसे पहले PCSE का हुआ करता था। थोड़ा मैं इसका बता भी देता हूँ। अगर ये PCSE की तरह ही हुआ तो बच्चे बहुत, मतलब अब वो वाली बात नहीं रही। अब व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। आपको जो चीज़ CS से, आपको जो चीज़ ICAP से जाके पूछनी चाहिए, जो कि आपको जाके किसी बड़े से पूछनी चाहिए, आप फेसबुक के कमेंट्स पे तलाश कर रहे होते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं, और पूछ किससे रहे होते हैं, जो कि आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं। तो इससे पहले कि यहाँ पे बच्चों का रौला मच जाए कि ये कैसे होगा, हाय हम मर गए लुट गए, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना कोर्स पूरा करेंगे, कोर्स पूरा करने के बाद जो आपका जो कॉलेज है वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट देगा या आपको एक फॉर्म, आपको एक सर्टिफिकेट सा दे देगा। वो कंक्लूसिव सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इस बच्चे ने पूरे कर लिए अपने आवर्स यहाँ पे और ये अब पेपर दे सकता है, इज एलिजिबल टू टेक एग्जामिनेशन। वो बंदा अपने ICAP के एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ सबमिट करवाएगा और फिर वो ICAP का पेपर देगा। पेपर करने के बाद जब उसका रिजल्ट कार्ड आएगा तो वो रिजल्ट कार्ड अपने इंस्टीट्यूट को देगा और इंस्टीट्यूट उसको सर्टिफिकेट दे देगा, इफ़ इट इज़ द वे PCSE यूज्ड टू बी। आगे आ जाते हैं। एट CFAP लेवल अ पेपर ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग फॉर अकाउंटेंट्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स, अब ये लिटरल मीनिंग में सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स ले रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता अभी, लेकिन ये CFAP लेवल पे एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। अब जितना सा मुझे अंदाज़ा है CFAP के सारे पेपर्स ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ICAP को खेलने के लिए जब भी मिला है, BMS का या SPM का पेपर मिला है, तो मुझे लग रहा है, आई एम गेसिंग कि ये SPM की जगह आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर्स तो रिड्यूस हुए हैं। अगर ये उन्होंने एक और पेपर यहाँ पे डाल दिया तो इसका मतलब है
कि उनको सी कैफ से 3 पेपर्स निकालने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल बात है। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं, आगे चल के देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये पेपर किसकी जगह आएगा, कैसे होगा सारा। तो ये वाकई एग्जीक्यूटिव समरी यही ऐसी ही है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने स्टेटस पे लगाएं और कहीं हाय आई कैप ने मार दिया, लूट लिया हमें, पता नहीं क्या क्या कर दिया। MSA1 and MSA2 paper have been replaced with a comprehensive strategic case study paper। क्या बात है, MSA1 MSA2 ख़त्म कर दिया उन्होंने और उसकी जगह एक पेपर ले आए हैं, strategic case study paper, enhancing the practical application of technical knowledge and preparing candidates to solve real world business and finance issues with analytical and critical thinking। अच्छी बात है, करना चाहिए, बच्चों के अंदर ये स्किल आनी चाहिए। आई गेस MSA भी यही करता था, तो ये वाला पेपर थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर लेगा। द स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर हैज़ बिन रिमूव्ड। क्या बात है भाई, क्या बात, उन्होंने नीचे बता दिया, स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर हैज़ बिन रिमूव्ड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ असेसमेंट। क्या बात है। विद द नॉलेज नाउ टेस्टेड एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। उस्ताद मोहतरम सर आतिफ आब्दी साहब बहुत खुश हो रहे होंगे, बिकॉज ये पेपर अब उनकी जान था, जो कि MSA की जगह जो पेपर आया है उसके अंदर आ गया है। तो SPM यानी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और वो इस चीज़ को रट्टे की तरह सोचते भी नहीं थे। आजकल मार्केट में पता नहीं क्या ट्रेंड चला है, लोग कहते हैं कि SPM को कौन पढ़ता है यार, SPM की सर आतिफ की किताब पकड़ो, रट्टे मारो, पास हो जाएगा। मतलब आतिफ साहब को भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना, टीचर शॉक्ड स्टूडेंट्स रॉक्ड, वो वाला हिसाब किताब हो रहा है कि टीचर जिसने किताब लिखी है उसको समझ नहीं आ रही कि ये मैंने क्या अलादीन का चराग लग रहा था और ये मैंने किताब बना दी है। तो बच्चे बगैर लेक्चर लिए पास हो रहे हैं वो किताब पढ़ पढ़ के। तो ये पेपर रिमूव कर दिया गया है और इसके कंटेंट्स अब स्ट्रेटेजिक केस स्टडी पेपर के अंदर आएंगे। आगे आ जाते हैं। एग्जेम्पशंस हैव बीन एक्सपेंडेड इंक्लूडिंग ग्रेजुएट कन्वर्जन कोर्स। अब ये ग्रेजुएट कन्वर्जन कोर्स क्या है कोई पता नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फेसबुक पे ये और स्टेटस पे लगाएं। एमिंग टू अट्रैक्ट 16 years ग्रेजुएट फ्रॉम डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड इनटू द CA प्रोग्राम, फैसिलिटेटिंग बॉर्डर एक्सेस टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू रैशनलाइज एग्जाम्पशंस, द रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम हैव बीन डिफाइंड। ठीक है, वैसे अगर बच्चों को उन्होंने अट्रैक्ट ही करना है तो सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मेरे ख्याल से MD कैट फेल होने वालों को देना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी तादाद वही है। फिर आगे, दी डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक हैंड्स ऑन कोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू हैंड्स ऑन कोर्स, हैंड्स ऑन कम पेपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। आई गेस ये 2023 के एंड पे जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी वो दिल पे ले गई हैं। खैर, मुझे उससे T-शर्ट मिल गई थी, इन लोगों को पेपर का आइडिया मिल गया। एज अ परक्विजिट फॉर द ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज पेपर। ठीक है, यानी ये वाला पेपर जो है ये आपकी हेल्प करेगा इस पेपर में, इंश्योरिंग दैट द फ्यूचर मेंबर विल आर एबल टू ट्रांसफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज एंड डिसीजन मेकिंग बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोवाइडिंग डीपर इनसाइट्स इन परफॉर्मिंग देयर रोल्स। No doubt कि artificial intelligence plays a very vital role in your audit as well. And if you don't believe it, आप सैम्पलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो बच्चे ऑडिट पढ़ रहे हैं या जो बच्चे इवन स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं, आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर सैम्पलिंग नहीं कर सकते अपने इसकी। और अगर आप करते हैं तो QCR वाले आगे पकड़ लेते हैं कि भाई आप मुझे बताएं किस बेसिस पे आपने एक सैम्पलिंग की है। ऐसे ही नहीं आप लोग टेंशन में आए, ये वाकई अब QCR वालों ने फर्म्स में आके पकड़ना शुरू किया है कि भाई आप अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो पहले चल जाता होता था कि हाँ भाई नीचे बच्चा लिख देता था हमने रैंडम सैम्पलिंग की है, ऊपर से जाके वहाँ भी मैं ये वाली ट्रांजैक्शन उठा लेता हूँ, वो वाली ट्रांजैक्शन उठा लेता, मैं भी ये काम करता रहा हूँ। तो इस चीज़ को ICAP ने रोकने के लिए अपने QCR टीम को ये बताया हुआ है कि अगर रैंडम सैम्पलिंग की बात की जाए तो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग है, और लोग हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग करके लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमने रैंडम सैम्पलिंग कर दी है। मैं खुद करता रहा हूँ इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। आगे, while maintaining the current 3.5 years training program, candidates will have a new option को हाईलाइट कर लें, to start their 3 years of training after passing at least 4 CFAP papers
और 2 years of CAF paper whichever is earlier। यहाँ पे आ गई है कंफ्यूजन, ठीक है। और ये कंफ्यूजन ऐसे दूर नहीं होगी, हो सकता है ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाए, या हो सकता है ICAP से इसकी क्लैरिटी लेनी पड़े, ठीक है ना। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है टू स्टार्ट देयर 3 years ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग एटलीस्ट 4 पेपर्स ऑफ CFAP। वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेंगे CFAP के 4 पेपर्स पास होने के बाद। लेकिन CFAP के पास पेपर्स तो बंदा ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद दे सकता था, तो ये क्या हुआ। और 2 years फ्रॉम पासिंग कैफ पास होने के तो 6 महीने के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती थी, ये 2 years कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने देखना है, ये चीज़ ICAP क्लैरिफाई करेगा, ठीक है ना। हम आधी चीज़ पढ़ के इसका नतीजा निकालना जो है वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने से ही सोच के कि ये हुआ होगा, तो ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, ठीक है। जिस चीज़ की नहीं समझ उस चीज़ को छोड़ देना और किसी प्रोफेशनल बंदे पे रिलाई करना बेहतर रहता है, रादर देन मैं कहते हैं अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दूँ ICAP ने ये कर दिया, ICAP ने वो कर दिया, 4 साल की ट्रेनिंग कर दिया ICAP ने, अस्तगफिरुल्लाह। 3.5 भी लिखा हुआ है वैसे तो। और स्टार्ट देयर 2.5 years ऑफ अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग। अब ये अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग क्या चीज़ है, 2.5 years कैसे हो गया, ठीक है ना। During uninterrupted training, a candidate will not be allowed to attempt any examination. All these training options will be irrevocable. कितनी किस्म की ये कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस अभी तक इन्होंने बता दी हैं, दोनों की ही समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। जो सीधी सीधी बात है, दोनों ही इतनी एम्बिगुअस बताई हैं उन्होंने कि दोनों की ही पूरी तरीके से यहाँ पे समझ नहीं आ रही। तो अब बच्चा क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, ICAP के कितने स्टेटस पर डाल देगा, ICAP ने ये कर दिया, पता ही नहीं है भैया भी क्या कर दिया है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफरिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन सर्टन डिसिप्लिन्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन के बाद सर्टन डिसिप्लिन्स यानी कि फील्ड को चूज करना कि आप ये करेंगे। दिस न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड रिगर इनहेरेंट इन CA क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं किया कि बच्चा क्वालिफाई कर लेगा, क्वालिफाई करने के बाद जिस फील्ड में जाना होगा उसकी स्पेशलाइजेशन कर लेगा, तो हम ये चीज़ CA में नहीं पढ़ाते, CA में सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। CA एक क्वालिफाइड CA किसी पुराने क्वालिफाइड CA से डिफरेंट नहीं करेंगे ये, लेकिन कुछ इन्हांसमेंट के लिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन का के कहते हैं कॉन्सेप्ट निकाल दिया है। It is believed that by offering specialization in some selected field, ICAP can enhance the quality and image of the profession while providing its members with valuable tools and skill set for their career growth and professional excellence in these fields. चलें जी, बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे कि हर डॉक्टर जो है वो स्पेशलाइजेशन करता है और उसके हिसाब से अपना करियर डिसाइड कर लेता है। उस करियर डिसाइड करने में अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक बंदा अपनी स्पेशलाइजेशन कर लेगा और उसके हिसाब से अपना करियर बना लेगा। तो जिस जगह पे वो स्पेशलाइजेशन करेगा, ICAP भी उस फील्ड में उसकी हेल्प करेगा कि आप इस फील्ड में गए थे, आपको इस फील्ड में हम भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ज़रा आ जाते हैं हम की लेवल्स पे। एंट्री राउट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो ये देखना है ना कि आप CA कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर PRC कैफ हो गया, रीमॉडल्ड कैफ। अब रीमॉडल्ड कैफ क्या चीज़ है देख लेते हैं। रीमॉडल्ड CFAP, क्या बात है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन कोर्सेज, स्ट्रेटेजिक स्टडी पेपर यानी MSA 420 और पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एंट्री राउट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, मुझे अभी तक किसी ऐसे बच्चे ने मैसेज नहीं किया कि भाई मैंने CA करना है और ये 2025 की स्कीम मुझे थोड़ा समझा दें। ये उनके लिए है भाई जिन्होंने CA करना है, वो किसी कॉलेज से जाके पूछें फिर बेहतर है। ये वीडियो देखने हैं बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ये उनको चाहिए किसी कॉलेज के पास जाएं, किसी बेहतर इंसान के पास जाएं, मेरे से किसी बेहतर इंसान के पास जाएं, जाके उनसे पूछें या ICAP से पूछें। खुदारा ICAP से पूछ रहे हैं कि जो है वो आदत डालें, ना ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के पीछे भागें आप। फिर आ जाते हैं हम PRC के ऊपर। PRC विल असेस फंडामेंटल ऑफ जनरल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। क्या बात है, ज़िंदगी बदल दी ICAP ने ये बात करके।
PRC1 क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, PRC क्या होगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स, एंड PRC3 क्या होगा, I2B। और उसके साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया है। ठीक है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को उन्होंने एक साथ जोड़ दिया है, यानी 4 पेपर उन्होंने बनाए। फिर उनका दिल किया नहीं यार, बच्चों को धोखा देते हैं, काम करते हैं 2 पेपर्स को मिला देते हैं, उनसे कहेंगे हमने 5 की जगह 3 कर दिए, बच्चे खुश हो जाएंगे, बेसिकली पेपर 4 होंगे। तो ये उन्होंने काम किया है कि 1 2 3 4 3 पेपर्स में 4 सब्जेक्ट्स टेस्ट कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा था BWCS बड़ी अच्छी चीज़ है, BWCS अ मोर इफेक्टिव मैकेनिज्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे भी उन्होंने विल बी इंट्रोड्यूस वाला लॉलीपॉप पकड़ा दिया। फिर डिलीवरी ऑफ कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन ऑफ PRC, कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू सेल्फ स्टडी और टेक क्लासेस फ्रॉम एनी RAETS। यहाँ पे अगर उन्होंने ऑप्शन डाल दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे उन्होंने मैंडेटरी भी किया होगा। असेसमेंट विल बी ऑफर्ड ऑन अ बाई मंथली बेसिस। आई शुड मेक इट क्लियर टू यू, बाई मंथली का मतलब होता है 2 महीने में 1 दफ़ा, सेमी मंथली का मतलब होता है मंथ में 2 दफ़ा। ठीक है, तो ये बाई और कितने मंथ का आपको याद रखना चाहिए। बाई मंथली का मतलब है 2 महीने में 1 दफ़ा, और सेमी मंथली का मतलब होता है साल में कितने मंथ में 2 दफ़ा। तो ये बाई मंथली लिखा हुआ है, इसका मतलब है हर 2 महीने बाद पेपर होंगे। टाइम लिमिट फॉर क्लियरिंग कैफ असेसमेंट, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर PRC असेसमेंट मस्ट क्लियर ऑल असेसमेंट्स within a maximum of 15 months from the date of first attempt। ठीक है ना, जब उन्होंने पहला पेपर दिया उसके बाद उनके पास 15 महीने होंगे वो इसको ख़त्म कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछेंगे, बल्कि सर अहमद रज़ा मीर की तरह मैं कहता हूँ, अब कोई चर्सी उठ के पूछेगा कि जो एग्जिस्टिंग PRC के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें। भाई ये ट्रांजिशन स्कीम अभी नहीं आई, जो एग्जिस्टिंग PRC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये नए बच्चों के लिए है। जो पुराने बच्चे बैठे हुए हैं उनके साथ क्या होगा ये ICAP ने अभी बताया ही नहीं है। तो अब ज़रा सोचें, अगर ICAP ने ये अभी तक बताया ही नहीं है तो बाद में बताएगा तो एग्जिस्टिंग बच्चों के साथ क्या करना है, ये अगर ICAP को भी नहीं पता तो हम आपको क्या बताएं कि आपका क्या होगा। ठीक है ना, बच्चे लगे हुए थे भाई मैं CMA के पेपर अभी दे देता हूँ, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, FAR1 FAR2 एक साथ मिल जाएंगे। क्या बना, अभी तक ट्रांजिशन स्कीम ही नहीं आई। फिर आगे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं अपने हर दिल अजीज़ कैफ के ऊपर। चलिए जी, कैफ पे आ जाते हैं। द एग्जामिनेशन एट कैफ स्टेज विल प्राइमरली फोकस ऑन कॉम्पिटेंसीज ऑन वगैरह वगैरह। ठीक है, द कैफ स्टेज पेपर विल बी बाइफरकेटेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप A और ग्रुप B। रेवोल्यूशनाइज कर दिया उन्होंने। ठीक है, ग्रुप A के कितने पेपर हैं, FAR1, टैक्स प्रैक्टिसेस, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स। डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स ये उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। अब बच्चे सोच रहे हैं CMA का पेपर रिप्लेस कर दिया है, CMA का पेपर रिप्लेस कर दिया है। भाई इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर सारी की सारी CMA होगी और कुछ चीज़ें होंगी, या इसके अंदर CMA का कुछ नहीं होगा, इसके कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे, वी हैव नो आइडिया। बट लेट मी टेल यू समथिंग, कैफ 4 उन्होंने बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ कर दिया है, और उसके सामने क्या लिखा है, मॉडिफाइड। इसके सामने क्या लिखा है, न्यू। इट्स अ होल न्यू सब्जेक्ट। इसके कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे कोई गेस भी नहीं कर सकता अभी। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब है कि CM में पूरी तरीके से नहीं हटा था। FAR2 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, MFA, ये वैसे का वैसा ही है। तो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे जाएगी, देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे चली गई हो सकता है यहाँ पे हो। ऑडिट एंड इंश्योरेंस, इसको नहीं छेड़ता ICAP, इसको छेड़ेगा तो लोग गालियाँ देंगे। फिर डिलीवरी ऑफ कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन ऑफ कैफ कैसे होगा, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर कैफ आर इनकरेज्ड टू रजिस्टर विद एन RAET टू अटेंड क्लासेस प्रायर टू देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये चीज़ जो कि स्कीम 2021 के अंदर ICAP इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका था, वो अब उसने करवा दी है कि आपने पहली अटैम्प्ट किसी RAET से पढ़ के देनी है। फिर कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन अ मैक्सिमम ऑफ 4 पेपर्स, ये तो पहले भी था। कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन कैफ ग्रुप B पेपर्स ऑन पासिंग 2 पेपर्स ऑफ कैफ ग्रुप A। जो पहले उन्होंने आपकी अल्लाह भला करे ये जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ख़त्म की थी, अब वो वापस इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने।
द एग्जामिनेशन फॉर दीज पेपर्स आर करंटली कंडक्टेड बाय ICAP ऑन अ 6 मंथली बेसिस, ठीक है ना, 6 महीने के बाद ये पेपर होता है, अभी तक ये हो रहा है। However, plans are in place to increase the frequency of these examinations in the future. फ्यूचर के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी को वो बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि हर 3 महीने के बाद पेपर हो, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए जो कि कहते थे यार 10 को दिन और मिल जाते हैं ना तैयारी करने के, भाई ने डिस्टिंक्शन ले लेनी थी, तो उनको 3 महीने और दे देंगे आई क्या, या हो सकता है कि 10 दिन और दे दें, ठीक है ना। आप साल में 4 दफ़ा पेपर होगा, 1 मार्च के पहले वीक में और 1 मार्च के दूसरे वीक में, ऐसा भी हो सकता है, कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं है, और यही होगा कि ICAP जो है वो हर 3 महीने के बाद करेगा। फिर टाइम लिमिट फॉर क्लियरिंग CAF एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर CAF स्टेज विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है जी। उन्होंने पहले 4 साल किए थे, अब 5 साल कर दिए हैं, ठीक है ना। However, candidates with no more than 2 papers remaining will be granted an additional year to pass the remaining CAF papers, ठीक है ना। पहले उन्होंने 4 साल किया था, आप 5 कर दिया, सेम चीज़ है, 2 पेपर्स रहते हो तो आपको 2 अटेम्प्ट एडिशनल मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं CFAP के ऊपर, CFAP पे आ जाते हैं। द एग्जामिनेशन एट दिस स्टेज विल फोकस मोस्टली ऑन इनोवेटिव एंड डिसीजन मेकिंग विद enhanced एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल्स। क्या बात है, दिल लुट लिया। पेपर्स ऑफ CFAP, क्या पेपर्स होंगे? द पेपर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिस स्टेज आर एज फॉलोज, क्या हैं? CFAP 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वही है। CFAP 2 एडवांस्ड कॉर्पोरेट लॉज एंड प्रैक्टिस, वही है। CFAP 3 सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है? न्यू। इट इज़ अ होल न्यू पेपर विद अ होल न्यू सिलेबस एंड नो वन कैन गेस द कॉन्टेंट्स of this syllabus because it has not been officially announced by ICAP, ठीक है। खुदारा आप लोगों को कहता होता हूँ ICAP की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार किया करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग लगे होते हैं, किसी ने कहा था FAR1 FAR2 मिल जाएंगे, क्या मिल गया FAR1 FAR2? मुझे तो यहाँ पे FAR1 भी अलग नज़र आ रहा है, FAR2 भी अलग नज़र आ रहा है। तो जो वो लगे हुए थे कि ये ICAP ने इनसाइड न्यूज़ दे दिया, मुझे ICAP ने चिट्ठी डाली है, मुझे कॉल करके शावरमा खाने के लिए बुलाया था और साथ उसने बताया कि हम ये दोनों पेपर्स एक साथ कर देंगे। शावरमा तो आपका गया, पेपर तो 2 ही हैं अभी भी, तो क्या फ़ायदा इस सारी चीज़ का, इतना पैनिक फैलाने का क्या फ़ायदा फिर? इसलिए अगर आपके पास कोई प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसको अपने तक रखा करें। प्रिविलेज का मतलब होता है कि आपको किसी ने इस काबिल समझा था कि आपको वो बात बताई जाए जो और किसी को नहीं बताई, आप उसके नज़रों में इस काबिल ही रहें तो बेहतर होता है। किसी की नज़रों से गिरने की इतनी जल्दी ना किया करें। फिर सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स, ये नया सब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा क्या बता देगा, हो सकता है इसी डॉक्यूमेंट में बता दे, हो सकता है दोबारा बता देगा भी। फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस, BFD को निकाल के SBF कर दिया है, बिकॉज उनको शायद SPM नाम अच्छा लग गया हो तो उन्होंने उस तरह का नाम बनाने के लिए इसको SBF कर दिया। फिर टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस एंड ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ऑडिट को नहीं टच करना भाई, ऑडिट को टच किया लोग मारेंगे। डिलीवरी ऑफ कोर्स एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू सेल्फ स्टडी और टेक क्लासेस फ्रॉम RAETS, ठीक है ना, बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बच्चे क्लासेस ले सकते हैं, तो ठीक है। कैंडिडेट्स में अटेम्प्ट द CFAP एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग विदाउट कमेंसिंग ट्रेनिंग और आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स। कहाँ है रूल्स? हो सकता है आगे हो, ठीक है ना। बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप इसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग शुरू किए बगैर भी शुरू कर सकते हैं CFAP को, और ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी कर सकते हैं। तो आई गेस जो अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग वाली चीज़ थी वो है जिसके बाद आप पेपर्स दे सकते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ था कि आप CFAP के 4 पेपर्स क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो ये विदाउट कमेंसिंग ट्रेनिंग ये भी आ सकती है ये बात, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो हम दे ही रहे हैं। Unless only one paper remains, candidate will be required to appear in at least 2 papers. वही वाली चीज़ है कि आपने 2 पेपर देने ही देने हैं। अगर आपका 1 पेपर रह गया तो आप फिर आप एक ही पेपर देंगे ऑब्वियसली। CFAP एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एवरी 6 months। वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद ही करना है भाई, और आपको मैं इस चीज़ का बता देता हूँ कि 6 महीने बाद CFAP के पेपर्स करना मजबूरी है। ICAP इसको 4 कितने हर 3 महीने बाद नहीं कर सकता,
उसकी ये वजह है कि कब करेगा, सितंबर में, जबकि टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रही होती हैं। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। या अगर वो सिर्फ कितने हैं दिसंबर और जून में करने का मकसद ही ये होता है कि दिसंबर से बच्चा पेपर्स दे के वापस आए, आके तैयारी करे, क्योंकि किसी का ईयर एंड 31 दिसंबर हो सकता है, वो थोड़ा सा मेंटली खुद को प्रिपेयर करे और उसके बाद जनवरी में जाए जाके कितने ऑडिट करे। सेम गोज विद जून में अपने पेपर्स दे के बाद थोड़ा सा हल्का हो, उसके बाद वो तैयारी करे, थोड़ी सी मेंटली खुद को प्रिपेयर करे और जुलाई में स्टॉक टेक के लिए जाए ऑडिट करे, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर क्लियरिंग CFAP एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर CFAP स्टेज विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 10 years टू पास ऑल CFAP पेपर्स, ठीक है। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर CFAP एग्जाम्स, उनके पास है 10 साल हैं, वो अपने सारे के सारे CFAP के पेपर्स कंप्लीट कर लें। However, candidates with no more than 2 CFAP papers remaining to pass will not face any limitation on the number of attempts। यानी वो कहना चाह रहा है कि आप 4 पेपर्स देने के लिए आपके पास 10 साल हैं, 4 पेपर्स आपके CFAP के हो गए, फिर टाइम लिमिट खत्म हो गई है। An attempt will be counted when candidate is issued an admit card and signs the attendance sheet at the examination, ठीक है ना। ये चीज़ उन्होंने ऊपर नहीं कही कैफ में, ये चीज़ कैफ में एप्लीकेबल नहीं है। आप अटेम्प्ट देते हैं, आप एग्जामिनेशन फीस जमा करवाते हैं, जाके बैठते हैं, नहीं बैठते, डज नॉट मैटर, आपका पीरियड कैफ में काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 10 years दिए हैं, यानी कि 20 अटेम्प्ट्स दिए हैं, और अटेम्प्ट वही काउंट होगी जो कि जिसमें आप जाएंगे, जाके पेपर में बैठेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने पूरी तरीके से क्लियरली कुछ बात नहीं की, ये हो सकता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही हो सकता है कि इसके बरखिलाफ हो कोई बात, ठीक है ना। तो एन अटेम्प्ट विल बी काउंटेड व्हेन अ कैंडिडेट इज इशूड एन एडमिट कार्ड एंड साइंस द अटेंडेंस शीट, यानी कि उसे एडमिट कार्ड भी मिले, वो एग्जामिनेशन फीस जमा करवाया, फीस जमा करवाने के बाद वो जाके बैठे भी। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि ICAP का क्या मकसद हो सकता है ये बात करने के पीछे। रिसेंटली हमारा एक ऑडिट हुआ, हमारी फर्म जो थी वो एक ऑडिट के दरमियान में थी, और वो ऑडिट जो था वो कुछ ज़्यादा लंबा चला गया, इतना ज़्यादा लंबा चला गया कि हमारे जॉब इंचार्ज का पेपर दरमियान में आ गया। अब पेपर पे तो किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि हाँ भाई ये मैं पेपर दूँ या मैं ऑडिट करूँ, ठीक है ना, पेपर तो देने ही देने हैं। लेकिन यहाँ पे ये मसला आ गया कि भाई ऑडिट कैसे किया जाए। तो उस बंदे ने कहा कि भाई अगर मैं नहीं पेपर नहीं दे सकता तो मुझे बता दे, मैं फिर छुट्टियाँ नहीं लेता। तो एक आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट के साथ ये इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने हो सकता है कि बात की हो। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर CFAP एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट CFAP एग्जाम्स इफ दे हैव क्या पास्ड एंड ऑब्टेन एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल कैफ पेपर्स, ठीक है ना। उन्होंने कैफ पास कर लिया और वो CFAP के पेपर्स दे सकते हैं। ईदर completed 12 months of training prescribed under bylaws on or before the first day, ये वही चीज़ है जो कि अभी तक चल रही है कि आर्टिकलशिप शुरू होने के साल बाद आप पेपर दे सकते हैं। और enroll in optional 3-year training in which case the candidate may appear in examination of CFAP before commencement of training. Once commencing the training, the remaining examination of CFAP and strategic case study shall be taken on completion of 12 months of training period prescribed। अच्छा जी, बेसिकली फिर ये बात आ जाती है कि अभी आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू नहीं की, ठीक है, और आप CFAP देने लग जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने CFAP के 4 पेपर्स पास करने होंगे। CFAP के जब 4 पेपर्स आप पास कर लेंगे तो फिर आप अपनी 3 साल की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। 3 साल की, नॉर्मली 3.5 साल की है, 3 साल की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और क्या होगा, ट्रेनिंग शुरू करने के 12 महीने के बाद आप पेपर दे सकते हैं, ये होगा। फिर enroll in uninterrupted training in which case the examination shall be taken after completing the training। uninterrupted training लेंगे, जो कि आई थिंक 2 या शायद 2.5 साल ऊपर लिखा हुआ था वो, और उसके बाद देंगे। इसका मतलब है कि आप उस ट्रेनिंग के दरमियान पेपर्स नहीं दे सकते। ये आई थिंक हमने बात ऊपर पढ़ ली थी। फिर MSA 420 पे आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। The examination of this paper will focus on integrated topics covered in a case study to ensure that candidates can solve and provide advice on complex business issues and problems, ठीक है ना। ये बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है
पुराने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उन्होंने बेहतर कर दिया है, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो वो बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या था। इन दिस पेपर कैंडिडेट विल रिसीव प्री सीन मटीरियल 20 to 30 days प्रायर टू एग्जाम। ऐसा मटेरियल जो कि आपको 20 से 30 दिन पहले, 20 से 30 दिन एग्जाम से पहले आपको देखना चाहिए, वो आपको ICAP दे देगा। अलाउइंग देम टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिफोर द एग्जाम डे। ठीक है, एग्जाम डे पे आपको कम से कम पता हो कि मैं क्या करने लगूँ। ठीक है ना। ऑन एग्जाम डे कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एन एग्जाम मटेरियल टू एड्रेस द केस स्टडी रिक्वायरमेंट। केस स्टडी दी जाएगी और उसके एग्जाम का मटेरियल दिया जाएगा और आपने बताना है। The model paper will be made available to candidates and tutors 1 year before first examination. यहाँ पे मुझे सोच के बताएं, क्या ICAP ने ये प्रोवाइड कर दिया है? अगर नहीं किया तो इसका मतलब है 1 साल तो अभी तक कहीं नहीं गया ये पेपर इंट्रोड्यूस होने में। फिर the strategic case study paper helps candidates apply theoretical concepts for real world scenario, enhance their analytical and problem solving skills and develop sound decision making abilities। जिसका अभी तक ये नहीं पता कि ये बार बार एनालिटिकल क्यों कहा जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो समझ आती है, एनालिटिकल का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि आप एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है, आप एक चीज़ को देख लें, किसी भी एक चीज़ को देख लें और उससे दूसरे का अंदाज़ा लगा लें। जैसे मैंने अभी ये कहा है कि अगर 1 साल पहले एग्जामिनेशन के मटेरियल नहीं आया तो मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि 1 साल तक ये वाला नहीं आ सकता पेपर। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स। जी रिज्यूम करते हैं। मैं ज़रा उठ के गया था लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाने के लिए। जी अच्छा जी, वो आपको एक मॉडल पेपर देंगे 1 साल पहले। ठीक है, आपने एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर करना है एंड डेवलप साउंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, बाकी अकाउंटिंग बॉडीज़ का कह सकते हैं फादर है, और बच्चे पापा को काम बोल के तो खुश हो जाते हैं कि पापा को बोल दिया, पापा हैंडल कर लेंगे। तो अगर पापा ही डिसीजन मेकिंग ना कर सके तो फिर पापे का कोई काम नहीं है। ठीक है ना। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिसीजन मेकिंग बेहतर करवानी है उसकी। It also provides insight into various industries and market dynamics, prepare them for the complexities in a professional career, and foster an understanding of finance, taxation, auditing, and business strategy। मतलब उनको एक रियल व्यू दिखाना है कि दुनिया कैसी है और फिर उसके बाद उनको उसके लिए तैयार करना है। Delivery of courses and examination of strategic study case study। The candidates will have the option to self-study or take classes in RAET। ठीक है। और the exam of this paper will be conducted every 6 months। वैसे ही जैसे CFAP के साथ होता था कि CFAP के साथ ही MSA का पेपर हो जाता था, प्रॉबेबली वैसे ही होगा। टाइम लिमिट फॉर क्लियरिंग स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, आई गेस कोई लिमिट होनी तो नहीं चाहिए। दिस पेपर विल बी अटेम्प्टेड आफ्टर पासिंग ऑल CFAP पेपर्स और विद ओनली 1 पेपर रिमेनिंग। ठीक है ना। या तो सारे के सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएं आपके CFAP के, या आपके सिर्फ एक CFAP का पेपर रह जाए तो आप उसके साथ ये दे सकते हैं, वरना आप ये नहीं दे सकते। और कोई टाइम लिमिट नहीं है आपको ये पेपर अटेम्प्ट करने की। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन एन ऑथराइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन यानी TO इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ CA क्वालिफिकेशन। ये तो होनी ही है। ठीक है। This on-the-job learning prepares chartered accountants with the necessary professional skills, ethics, values and attitudes। ठीक है ना। ये जो आर्टिकलशिप होती है, मेरे फर्म के पार्टनर कहते होते थे कि ट्रेनिंग का नेमुल बदल कोई नहीं है। ठीक है ना। जो आप फर्म के अंदर सीखते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑडिट करना सीख लिया, आपने टैक्सेशन सीख ली, आप बहुत कुछ और भी सीखते हैं। आप लोगों के रवैये सीखते हैं। ठीक है। तो ये का कोई नेमुल बदल नहीं है। The existing option of 3.5 या 4 years will continue as is with no change। ठीक है ना। जो ऑप्शन हमें पहले दी जाती थी कि आपने 3.5 साल की आर्टिकल्स करनी है, 3 साल की अगर किसी ने कहते हैं IBA या NUS से मेरे ख्याल से किया हुआ है, वहाँ से 4 years की अगर आपने ADP किया हुआ है, 14 years एजुकेशन की हुई है, तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन 2 ऑप्शंस और दे दिए हैं। हाउएवर कैफ पास या एग्जाम विल हैव द फॉलोइंग एडिशनल ऑप्शन, एडिशनल इन एडिशन टू दिस, यानी 3 तरीके हो गए आप आर्टिकलशिप करने के। क्या?
एन ऑप्शन ऑफ 2.5 years ऑफ अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग विद रिड्यूस्ड लीव्स, यानी कैफ आपने किया, कैफ करने के बाद आपने कहा कि मैंने 2.5 साल अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग करनी है, तो आपको दरमियान में कोई पेपर नहीं देने दिया जाएगा। अगर पेपर नहीं देने दिया जाएगा तो आपको पेपर देने की लीव्स भी नहीं दी जाएंगी, ठीक है ना। और ये आपने ट्रेनिंग करनी है, लेकिन होगी 2.5 साल की, ठीक है। कोई स्टेटस वगैरह लग रहे थे कि सिर्फ 2.5 साल की होगी आर्टिकलशिप, ऐसा नहीं है। 3.5, 3 या 4 साल की आर्टिकल जो पहले चल रही थी वो चलती रहेगी। लेकिन उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 2.5 साल की आर्टिकलशिप कर लें आफ्टर कैफ, लेकिन फिर आप दरमियान में पेपर भी नहीं दे सकते। या एन ऑप्शन टू स्टार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग एटलीस्ट 4 पेपर्स ऑफ CFAP और 2 years आफ्टर पासिंग कैफ। यानी अब 6 महीने की वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि आपने कैफ के 6 महीने बाद अपनी आर्टिकलशिप शुरू करनी है। वो कह रहे हैं कि आप कैफ के 2 साल बाद कर सकते हैं, या आपके 2 साल में 4 पेपर्स कैफ कितने CFAP के पास हो जाते हैं। हो सकता है आपने कैफ किया है, कैफ में कितने, उसके बाद अगली जो CFAP की अटैम्प्ट आई, आपने चारों के चारों पेपर पास कर लिए, तो आपने फिर आर्टिकलशिप शुरू कर देनी है। कितने साल की? 3 साल की। या आपके कैफ को पास हुए 2 साल हो गए हैं, आपका CFAP का कोई भी पेपर पास नहीं है, तब भी आपने ये 3 साल की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। माइंड यू, ये 3.5 years कम है, ये 3 years ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि कैफ के 2 साल और उसके बाद ये 3 साल, ये 5 साल की आर्टिकल्स हो जाते हैं। ये 2.5 years आपको बता दूं, देखने में हो सकता है अच्छे लग रहे हों कि सिर्फ 2.5 साल ही है, लेकिन इसमें आप पेपर कोई नहीं दे सकते। अगर पेपर नहीं दे सकते तो आप पेपर्स की लीव भी नहीं ले सकते। खैर मुझे तो 1.5 साल हो गया, मैंने अभी तक पेपर्स की कोई लीव नहीं ली, तो मैं कौन हूँ तुम कहने वाला। It is important to note that once a candidate opts for any of the above options, the decision will be irrevocable. अगर किसी बंदे ने इन तीनों में से कोई भी डिसीजन ले लिया, तो जैसे वो इंडस्ट्री से फर्म या फर्म से इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं कर सकता, वैसे अपनी वो आर्टिकलशिप का पैटर्न भी शिफ्ट नहीं कर सकेगा। एडिशनली एन असेसमेंट बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन इन द TO इज मैंडेटरी टू इवेल्युएट ट्रेनीज ट्रेनिंग आउटपुट एंड वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, ठीक है ना। आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएं, जाके कहें मेरे 12 महीने पूरे हो गए हैं, मुझे फॉर्म O दें, वो आपको फॉर्म O दे दें, ये चीज़ नहीं है। फॉर्म O तो ऑब्वियसली आपको वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता रहा था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्म O बेसिकली एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि ये बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है और ये 12 महीने इसने पूरी ईमानदारी से लगाए हैं। वो बंदा चाहे आता हो ना आता हो, हर दूसरे बंदे के साथ फड्डे हों, उसके पार्टनर को पसंद ना हो, लेकिन फॉर्म O उसको भी मिल जाता है। तो यहाँ पे एक असेसमेंट है कि आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी असेसमेंट करेगी विच इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और अगर ये मैंडेटरी है तो ICAP भी इसको एवेल्युएट करेगा कि ये बंदा वाकई इस काबिल है कि नहीं है। तो ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी? असेसमेंट बाय डेजिग्नेटेड पर्सन इन TO इज मैंडेटरी टू एवेल्युएट ट्रेनीज ट्रेनिंग आउटपुट, वो बंदा को सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा, एंड वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, क्या वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करता है या सिर्फ टिकटॉक स्क्रॉल कर छोड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ICAP ने बताई हैं। उसके बाद आगे आ जाती हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग ऑप्शन ऑफ कैफ पास या एग्जाम्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली बता दिया ऑप्शन A क्या, एग्जिस्टिंग रूल। एग्जिस्टिंग रूल क्या था आपका? PRC आपने 2 महीने में PRC तो नहीं होती, लेकिन ICAP चाहता है कि आपको 2 महीने में PRC करवा दे, 1.5 साल में आपको कैफ करवा दे, 3.5 साल में आर्टिकल के दरमियान सारे पेपर्स पास करवा दे। जैसे ही आपके क्वालिफाई हो, आप कितने हैं मेंबरशिप सेरेमनी पे जाएं, बाहर आपके लिए फरारी खड़ी हो। मतलब ये फ्रंट डेस्क वाले करवाते हैं, ये काम ICAP को नहीं करवाना चाहिए। ये 2 महीने किसी भी तरीके से नहीं बनते ये ऑलमोस्ट 6 महीने बनने चाहिए। फिर 1.5 साल में आपका कैफ, ICAP कहता है आप 1.5 साल में कैफ कर लें। आप क्या कहते हैं? मैं तो 6 अटैम्प्ट लानी है इन्हें टेक्स्ट, खैर मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मेरी अपनी 6 अटैम्प्ट लगी हुई है टेक्स्ट में। फिर CFAP कब होगा? ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग होगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग होगा, और 42 महीने का आपके पास टाइम होगा, यानी 3.5 साल की आर्टिकलशिप, और ये वाला पेपर भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग होगा आपका। ये आपकी नॉर्मल, जो कि नॉर्मल CA है, ये है मेंटोस CA। ऑप्शन 2 4 पेपर्स ऑफ CFAP या कैफ के 2 साल विच एवर इज अर्लियर, तो आपका 2 महीने में ये पार करवा देंगे और 18 महीने में ये। फिर 12 महीने या 4 पेपर्स ऑफ CFAP, जो पहले हो गया उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और बाकी CFAP के पेपर आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग होंगे। अच्छा जी, इसका मतलब है कि आपकी ऑप्शन 2 जिसके अंदर आपके
ये वाली ऑप्शन है, 4 पेपर्स आपके CFAP के पेपर्स पास हैं या 2 साल आपको कैफ को हो गए हैं और फिर आप आर्टिकलशिप शुरू करें, तो उसके 12 महीने के अंदर बाद आपने कहते हैं CFAP के बाकी पेपर्स देने हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और 36 महीने की आपकी यानी 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होगी और ये भी ड्यूरिंग आर्टिकलशिप होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन 3 अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग। बाकी सब कुछ वैसा ही है, लेकिन 2 साल की आपकी अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग है जिसके अंदर आपको स्टडी की लीव्स भी नहीं दी जाएंगी, आपको पेपर्स भी नहीं देने दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग आपकी 30 मंथ्स की होगी। ठीक है, ये क्या खुल गया है, ट्रेनिंग आपकी 30 मंथ्स की होगी यानी आपकी 2.5 साल की। और 18 महीने वो कह रहे हैं आप 18 महीने में CFAP कर लें। क्या बात है, क्या भी मतलब शहजादा ही है, ये कह रहे हैं 18 महीने में आप CFAP कर लें सारा। यहाँ लोग 10-10, 12-12 साल से बैठे हुए हैं, CFAP नहीं हो सक रहा, कह रहे हैं 18 महीने में आप CFAP कर लें। फिर उसके बाद 6 महीने में आप स्ट्रेटेजिक केस स्टडी कर लें, और यानी ये 6 साल और 2 महीने बन जाते हैं। आपको कहा था ना, ये आपको बज़ाहिर ये आर्टिकलशिप पीरियड अगर छोटा हो गया तो आपको लग रहा है ये 6.5 साल, कितने 6 साल 2 महीने बन रहा है। ये सबसे बड़ी ऑप्शन है। तो ये था अभी तक का हिसाब किताब। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हैंड्स ऑन कोर्सेज की बात कर ली है। हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या होते हैं? जो हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं वो हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं ऑब्वियसली। ICAP recognizes the significant impact of emerging technologies, particularly in the area of information technology on business, and is accordingly emphasizing the importance of communication skills and personal effectiveness within the scheme। ठीक है, ये तो उन्होंने कर दिया हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पहले थोड़ा सा बुरे तरीके से लेके आए, फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने एडवांस करने की कोशिश की। अब हो सकता है थोड़ा सा और कर दें। These hands-on courses are included as an integral part of CA program and are essential for progression and qualification under the scheme। ठीक है ना, ये hands-on courses आपने करने हैं, बेसिकली ये लिखा हुआ है। Hands-on courses forming part of CA program कौन कौन से हैं? ये उन्होंने 4 बता दिए हैं। CAF स्टेज पे PP और MS ऑफिस, और CFAP स्टेज पे गवर्नेंस, प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड एटीट्यूड। यानी PVEA की जगह अब GPVEA बन गया है। क्या बात है। ये पीवा बेसिकली ये होता था, आपने फॉर्म O फॉर्म S लेने के लिए ये करना होता था। ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू पास दिस कोर्स बिफोर इशुएंस ऑफ फॉर्म O ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद ऑनलाइन असेसमेंट अंडर ICAP's इन्विजिलेशन। ठीक है ना, ये एक पीवा का कोर्स होता है, वो करने के बाद आप उसका सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं अपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को और वो आपको फॉर्म O दे देता होता है। तो ये भी वही चीज़ है। फिर AI एंड डाटा एनालिटिक्स। पहले डाटा एनालिटिक्स एंड फाइनटेक होता था, इनमें से दो में से एक करना होता था, फिर उनको मर्ज कर दिया गया। अब ये उन्होंने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स। ट्रेनीज विल बी रिक्वायर्ड टू पास दिस कोर्स बिफोर अपीयरिंग इन CAF CFAP 6 यानी ऑडिट का पेपर देने से पहले अब आपने ये वाला करना है। हालांकि ये पेपर जो था ये आपने MS से देने से पहले करना होता था, अब आपने ये ऑडिट का पेपर CFAP 6 देने से पहले करना है। The testing proficiency level for these courses is an intermediate level and specially tailored to the needs of accountancy profession। ठीक है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने डाले हैं तो किसी वजह से डाले होंगे, आप ना इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे हमने ये कोर्सेज क्यों डाले हैं। Assessment for MS Office and PPE course shall be undertaken by ICAP with the involvement of third parties। ठीक है ना, ICAP इसकी असेसमेंट करेगा with the involvement of third parties। अब थर्ड पार्टीज की अगर वो बात कर रहा है तो यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है ICAP हो सकता है कॉलेजेस को कह देगा वो अपनी अपनी असेसमेंट करें अपने बच्चों की। The results of all hands-on courses will be reflected on transcripts to enable candidates to earn credits for future learning। ठीक है ना, यानी कि वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हम इसकी आपको सर्टिफिकेट देंगे, इसका आपको रिजल्ट कार्ड देंगे, फिर आपको इसका रिमार्क्स लगेंगे, जो सीधी बात है, पेपर होगा इसका। फिर आगे आ जाते हैं एग्जेम्पशंस की। एग्जेम्पशन में अब यहाँ देख लेते हैं ये एंट्री लेवल की एग्जेम्पशंस हैं या कोई मिड रेंज की एग्जेम्पशंस हैं, देख लेते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग CA के बच्चों से रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन है तो हम उसको देख लेते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको ICAP से ही पूछनी चाहिए, बिकॉज वही बात है, अल्लाह की कसम है मुझे अभी तक किसी ऐसे बच्चे ने मैसेज नहीं किया कि भाई 2025 की स्कीम आ रही है और मैंने कल से CA शुरू करना था, मुझे बताएं। तो QAT तो ज़रूरी ही नहीं है कि मैं आपके सामने बताऊं, क्योंकि भाई QAT का मैं आपको क्या बताऊं,
ठीक है ना। आप PRC कैफ लेवल के बच्चे हैं, मैं आपको QAT की बताऊँ। फिर PRC लेवल, ये सारे एंट्री लेवल की एग्जाम्पशंस हैं कि आपने किया होगा तो आपको एंट्री लेवल पे एग्जाम्पशंस मिलेंगी। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अगर आप एग्जिस्टिंग PRC के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिलेगी, इसलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर कैफ लेवल की एग्जाम्पशन, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से यही बात है, 16 ईयर्स एजुकेशन, 16 ईयर्स एजुकेशन, 16 ईयर्स एजुकेशन, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन ICMAP, पिप्फा जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने ACCA किया हुआ है, जिन्होंने सीमा किया हुआ है, उनके लिए है। तो भाई ये हमारी एग्जिस्टिंग CA के बच्चों से रिलेटेड कोई एग्जाम्पशन नहीं है यहाँ पे। फिर हैंड्स ऑन कोर्सेज किन को एग्जेम्प्टेड होंगे, ये देख लेते हैं। जनरल क्राइटेरिया HOC का भाई ये एक दफ़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पशन ऑन हैंड्स ऑन कोर्सेज, क्योंकि आप CA में आ चुके हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन हैंड्स ऑन कोर्सेज की एग्जाम्पशन जो है ज़रा क्रिटिकल एक चीज़ होती है, किसी को भी मिल सकती है, किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं। जनरल क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पशन फॉर ऑल HOC विल बी एज फॉलोज। दिस सिलेबस कंटेंट एंड लर्निंग आउटकम जो है वो 70% मैच करे ICAP के सिलेबस के साथ, कभी नहीं कर सकता, लिखवा रहे हैं मेरे से। The candidate has secured maximum 60% marks in the relevant degree. For technology courses, the candidate must pass the course no earlier than 3 years from the date of application of exemption. ठीक है ना, आपने कोर्स किया हो, कोर्स करने के 3 साल के बाद आप ये एग्जाम्पशन ले सकते हैं। मतलब कि आपने हो सकता है एक ऐसा कोर्स किया हो जो कि MS ऑफिस का हो, वो आपने कोर्स किया है ICAP पर नहीं किसी और का, और वो कोर्स करने के 3 साल के बाद आप उस कोर्स की बेस पे ये HOC एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं अपना, ठीक है। फिर कैंडिडेट होल्डिंग मिनिमम ऑफ 4 years डिग्री, ठीक है, रिकग्नाइज्ड बाय HEC, उसका MS ऑफिस एग्जाम्प्ट होगा। ये तो मेरे ख्याल से पहले भी था। फिर PP किसका एग्जाम्प्ट हो सकता है, जिसकी 4 साल की डिग्री हो, 4 साल की डिग्री हो, या उसने PCSE 1 किया हो। यही चीज़ें अभी तक आ जा रही हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन, ये क्या चीज़ है। एडवांस लेवल नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज विल बी टेस्टेड अंडर द पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अमंग अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। हर बंदा ACA है, हर बंदा FCA है। किस तरह का FCA है, मैं मज़े की बात आपको बताता हूँ। हमारी फर्म में जो कि हमारे पार्टनर थे जिनसे मैंने ऑडिट सीखा है, वो ऐसे इंसान थे कि वो ऑडिट की फाइल्स उन्हें याद होती थी कि कौन सी फाइल के कौन से पेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। एंड आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज टू नो कि उनके सारे के सारे आर्टिकलशिप जो थी उनकी टैक्स में थी, और उन्होंने इवन कितने आर्टिकलशिप भी उस फर्म से की थी जो कि सिर्फ टैक्स के लिए मशहूर थी। और वो बंदा इस वक्त टॉप 6 फर्म्स जो हैं कितने पाकिस्तान की, उनमें ऑडिट का पार्टनर है। अभी पार्टनर लगना है, खैर अभी पार्टनर नहीं है, इन द फ्यूचर वो पार्टनर होंगे, ऑडिट पार्टनर। सारी की सारी आर्टिकलशिप टैक्स के साथ है, तो स्पेशलाइजेशन किधर गई। तो इसको देखें कि यहाँ पे वो कहते हैं कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो अमंग प्रोफेशनल्स, कि पता लगे कि ये टैक्स प्रोफेशनल है, ये ऑडिट प्रोफेशनल है, ये बिजनेस एडवाइजरी प्रोफेशनल है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर्स में कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ENT होता है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई ब्लंट फोर्स ट्रामा, कोई ट्रामा स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके CA में आनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं तो आप टैक्स प्रोफेशनल हैं या ऑडिट प्रोफेशनल है, ठीक है ना। दिस स्पेशलाइजेशन अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स के लिए अवेलेबल है भाई, या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं अभी और आपके इस पे सारे पेपर्स पास नहीं हैं, इट्स नॉट फॉर यू। आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री डिमांड्स, ठीक है ना। जिस तरह के ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं उस किस्म के इन्होंने 4 चीज़ें बना दी हैं कि आप इनमें स्पेशलाइजेशन करें। क्या? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एश्योरेंस, focusing on equipping professionals with a skill to oversee and assure digital processes and transformation within business, ठीक है ना। आप कहते हैं डिजिटल प्रोसेसेस हो गए आपकी बिजनेस ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, आप मतलब टेक्नोलॉजी वाइज तो आप उसको ओवरसी कर सकें, मतलब आपको एक प्रॉपर बिजनेसमैन बना रहे हैं, एक रेवोल्यूशनरी बिजनेसमैन आपको बनाएंगे इसमें। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट, specialize in management of financial assets and various strategies employing in financial services,
आपको कहते हैं सपोज एक कंसल्टेंट सा बना देंगे कि आप एक स्पेशलिस्ट हैं, एसेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हो गए, आप फाइनेंशियल सर्विसेज के स्पेशलिस्ट हो गए वेरियस जगह पे, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मैं ये प्रोजेक्ट करने लगा हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा, ना ही ये आपको पता होना चाहिए एट दिस पॉइंट। फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइजरी। एडवाइजरी बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को एडवाइस करें। डेवलप स्किल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज हेल्पिंग बिजनेस अलाइन देयर ऑपरेशंस विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, वो छोटे से बिजनेसेस को पकड़ते हैं, उनको एडवाइस देती हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है, उनकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, ताकि वो बिजनेस बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये होती है एडवाइजरी। इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड रिपोर्टिंग इंश्योरेंस। ठीक है, आप इस्लामिक फाइनेंसिंग को देखें, बिकॉज सूद हमने बहुत ले लिया है, और अब सूद से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे दें। खैर ये होता नहीं है, जो इस्लामिक फाइनेंसिंग है मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज बहुत से मुफ्तियान कराम ने इसको हलाल कहा है, तो किसी वजह से ही कहा होगा। ना मैं उतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं उनके वर्डिक्ट पे कोई बात कर सकूँ, तो मैं इस चीज़ को नहीं लाना चाहता। ठीक है, खैर जो भी है, ये हमारी पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन हो गई। अब ये हमारा एंट्री राउट आता है। एंट्री राउट मेरे ख्याल से अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने देख तो लिया ही हुआ है कि सीए में क्या क्या कुछ करना होता है। ठीक है, वो बंदा HEC करके आया है, वो बंदा क्या करके आया है, बंदा कितने 50 से 59% लेके आया है, तो क्या करेगा, QAT देगा, फिर PRC देगा, फिर कैफ देगा, फिर CFAP देगा ट्रेनिंग के साथ, और फिर आपका MSc की जगह जो आया है स्ट्रेटेजिक केस स्टडी वो देगा। एंट्री राउट 2 क्या है, अगर वो बंदा 60% या मोर से आया तो वो QAT नहीं देगा, बाकी वही है जो एंट्री राउट 1 में था। फिर राउट 3 क्या है, 14 साल की एजुकेशन है, PRC में हो सकता है उसको कोई एग्जाम्पशन मिल जाए, हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मिल भी जाए, और कैफ करेगा, CFAP करेगा और केस स्टडी करेगा। फिर एंट्री राउट अगला कोथरा, ये चौथा एंट्री राउट क्या है, 16 ईयर्स एजुकेशन। 16 ईयर्स एजुकेशन में उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम ऊपर छोड़ आए हैं। बेसिकली तो ये 16 ईयर्स एजुकेशन जिसने की हुई है उसके लिए बताना बनता है, लेकिन फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, ये एक चीज़ है जो कि हम छोड़ के आए हैं। ठीक है, क्या है ये, 16 ईयर रेलिवेंट HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई लोकल हो या फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, तो उसके लिए ग्रेजुएट कन्वर्जन कोर्स होगा। ग्रेजुएट कन्वर्जन कोर्स क्या होगा, जिसके अंदर कैफ की जगह ये 5 पेपर्स होंगे जिनको वो पास करके तो वो कैफ सारा एग्जाम्प्ट करवा लेगा अपना। मतलब कैफ की जगह उसके ये 5 पेपर्स होंगे, मतलब ये और कैफ साइमल्टेनियसली एक साथ चलेंगे। लेकिन ये करते ही कितने लोग हैं, और कि जितने लोग ये करते हैं और जिस तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम में ICAP के, उस तरह के लोग तो फिर CA में आना भी पसंद नहीं करते। However, relevant degree holders from X category non-RDAI university will be eligible to obtain an exemption from GCC1 subject to meeting the prescribed criteria। तो ठीक है, ये आपने 16 years एजुकेशन की हुई है रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम से, तो आपके ये 5 पेपर्स होंगे कैफ की जगह। ठीक है, और PRC आपको सारा एग्जाम्प्ट होगा। तो ये बेसिकली एक चीज़ थी जो हम छोड़ आए थे, ये मैंने आपके सामने बता दी है। लेकिन देन अगेन जो बंदा अभी CA शुरू करेगा, जो कि ये रेलिवेंट डिग्री लेके बैठा है, वो ये वीडियो देखने की जगह वो सीधा ICAP से पूछे, उसके लिए बेहतर है। फिर वो CFAP करेगा, उसके बाद केस स्टडी करेगा वगैरह वगैरह, वह इसके साथ आर्टिकलशिप भी कर सकता है। फिर उसके बाद एक बंदा जो 16 ईयर्स SDAI से स्पेसिफिक डिग्री अवार्डिंग प्रोग्राम से करेगा, उसका सारा कैफ एग्जाम्प्ट है। फिर वो ट्रेनिंग शुरू कर सकता है और साथ अपना CFAP और कितने केस स्टडी कर लेगा। फिर अगला क्या है, अगला ये है 16 ईयर क्वालिफिकेशन RDAI से करेगा, तो उसको FIR2 CM में और कहते हैं MFA, आई थिंक ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कैफ 1, कैफ 3, कैफ 4, कैफ 6 और कैफ 7 ये उनको एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो शराइत जो ICAP बताएगा। ठीक है, बड़े सारे बच्चे जो हैं वो डिग्री करने के बाद मुझसे पूछते हैं, सर हमारा कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट है। भाई ये जो डिग्री वाले बच्चे हैं इनको ICAP से पूछना चाहिए। अभी कोई पता नहीं लगता कि आपका वो किस वक्त कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट कर दे और किस वक्त आपकी कौन सी एग्जाम्शन रोक ले। और डिग्री वाले जितने भी लोग हैं वो ICAP से रुजू किया करें एग्जाम्शन के लिए। कोई बंदा, मैं लिखवा रहे मेरे से, कोई बंदा आपको 100% नहीं बता सकता कि आपका ये वाला पेपर एग्जाम्प्ट है।
ठीक है, तो ये है 16 ईयर्स एजुकेशन के लिए, और ये हमारी सारी की सारी स्कीम ख़त्म हो गई है। 1 घंटा 14 मिनट और 35 सेकंड लगे हैं ये पूरी स्कीम समझाने में। अब ये स्कीम आपके सामने है और आपकी कैफ की अटैम्प्ट आपके सामने है। आपने डिसाइड करना है कि आपने कैफ के ये न्यू स्कीम के लिए पैनिक होना है या आपने पेपर्स की टेंशन लेनी है। मेरा मशवरा अगर लें तो आप पेपर्स की टेंशन ले लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपने न्यू स्कीम को लेके पैनिक होना है तो मेरे से ज़रा 6 फुट दूर होके पैनिक हो, ठीक है। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसकी जगह अभी के लिए इसकी टेंशन छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दें, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी को मोटिवेशन मिलती है, अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी कि जिस वक्त उसे पता लगा कि BMBS चेंज होके MFA आने लगी है और MFA के उसने कोर्स कंटेंट्स पढ़े, तो वो उसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। उसने रज रज के रट्टे लगाए, उस अटेम्प्ट में BMBS पास कर लिया। तो अगर ये काम आपके लिए हो सकता है, ये कर सकती है वीडियो, तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये बना ली है। लेकिन ये वीडियो देन अगेन ये उन्हीं के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा चुल चढ़ी हुई है कि अभी सीखना है, अभी से मुझे पता हो कि नई स्कीम में क्या है। अभी ICAP को भी नहीं पता, आपको कैसे पता हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम पढ़ने के बाद आई विल रिटर्न बैक टू दिस इंपॉर्टेंट नोट कि दिस अनाउंसमेंट इज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म रेसिपिएंट्स एंड सोलिसिट देयर कमेंट्स, ठीक है ना। जिनको दी गई हैं उनके कमेंट्स लेने हैं। तो अगर ICAP बच्चों को बुलाए ICAP ऑडिटोरियम और उनसे कहे कि आप इस पे कमेंट्स दें, तो काइंडली कोई बच्चा जाके ICAP के प्रेसिडेंट से ना पूछे कि मैं कौन से पेपर्स दूं। वो उनको ये स्कीम पढ़े और स्कीम पढ़ के जो उसको चीज़ मसला करती है वो मसला उनके साथ शेयर करें। आप उनसे ये ना कहें कि भाई मैं IFAR 1 का पेपर दूं, मैं IFAR 2 का पेपर दूं, मैं CMA का पेपर दूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। भाई ये ना करें, आप कुछ ना करें। आप खुदा का वास्ता है अपने पेपर्स पे ध्यान दें। या अगर आपकी कहा जाता है ना कि बोलना उस वक्त चाहिए जिस वक्त आपकी खामोशी, आपके अल्फाज जो हैं वो खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हों। तो जाएं ही तब जगह अगर आपको लगता है कि आप उस जो सारी मीटिंग हो रही होगी उसके अंदर कुछ बेहतर बात पूछ सकते हैं और आपकी बात का दूसरों पे जो आप बात करेंगे उसका दूसरों पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो आप ICAP को करें बातें। लेकिन अगर आपने सिर्फ बात करनी है तो ICAP हकीकतन बताऊं क्रिटिसिज्म पे पलट के जवाब देने वाला सिर्फ वेला इंसान होता है। अगर मेरे बारे में कोई बंदा ग्रुप्स के अंदर लगा हो, मेरी तस्वीरें लगा के कह रहा हो ये बंदा बहुत घटिया इंसान है, लिटरली मैं उस पर बॉदर ही नहीं करूँगा कि कोई क्या कह रहा है। क्यों करूँ भाई, मैं 3 ऑडिट्स इस वक्त एक साथ कर रहा हूँ, चौथा मेरा खुलने लगे। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं लोगों को देखूं कि हाँ भाई लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोगों के पास टाइम है मेरे बारे में बात करने का, मेरे पास उनकी बातें सुनने का टाइम नहीं है। ICAP इज द सेम। ICAP के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो देखता रहे कि बच्चे मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों के पास इतना टाइम है कि वो ICAP के बारे में बातें कर लें, और बच्चों के पास फिर इतना टाइम नहीं रहता कि वो पेपर की तैयारी कर सकें। और फिर वो कहते हैं चांद रात को कि हाँ भाई कल पेपर है, 10 को दिन और होते भाई ने आग लगा दी थी। ICAP 2 महीने बाद रिजल्ट में खुद ही आग लगा देता है। आपको टेंशन ही कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती आग लगाने की, ICAP खुद ही लगा देता है। तो ये वाली आग जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो काइंडली ये कहते हैं अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो मेरा आपसे यही कहते हैं गुजारिश है, अपने पेपर्स पे ध्यान दें, पेपर्स पे ध्यान दें और खुदा का वास्ता है पेपर्स पास करने की तरफ आएँ। अगर आपको ये देख के लग रहा है ये बहुत बुरी स्कीम है तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने से पहले अपना कैफ मुकम्मल कर लें। तो पता नहीं स्कीम कब आती है, ठीक है ना। अभी तक एक्सपोजर ड्राफ्ट देख के नहीं लग रहा कि मार्च 25 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन कब हो जाए कोई पता नहीं। वाई? सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया तो भाई कैसे पता लग सकता है। फेडरल गवर्नमेंट किसी भी वक्त अप्रूव कर सकती है, ठीक है ना। ICAP के अपने बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो कर सकते हैं आराम से उनसे। इसलिए पेपर्स पे ध्यान दें और अगर कोई बात करें तो मेक श्योर दैट योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन योर साइलेंस।
चलें ठीक है, इससे पहले कि मैं और जज्बाती होना शुरू हो जाऊँ, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।